गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं पाठ 5 राजनीति विज्ञान। उस पाठ का नाम है न्यायपालिका। पहले वाले वीडियो में हमने न्यायपालिका की संरचना देखी। 3 स्तर की संरचना है न्यायपालिका की। उसमें जो है जैसे सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपरी स्तर पर है, फिर उच्च न्यायालय है, फिर अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, तो यहाँ तक हम देख चुके थे। हमारा सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है और राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है। ये अलग अलग तस्वीरें हैं, जैसे ये मद्रास उच्च न्यायालय है, मद्रास यानी चेन्नई, जिसका नया नाम चेन्नई है, तमिलनाडु की राजधानी, तमिलनाडु राज्य का है ये पटना उच्च न्यायालय। अलग अलग तस्वीरें हैं ये कर्नाटक उच्च न्यायालय। इसी प्रकार हमारा राजस्थान का भी है, राजस्थान उच्च न्यायालय, जो जोधपुर में स्थित है और इसकी एक शाखा जयपुर में है। तो देखो, हम पढ़ रहे थे एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब इसका किसका एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का क्या मतलब होता है? देखो, एकीकृत न्याय इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने होते हैं। ऊपरी अदालत का जो जो भी फैसला दे दिया, जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दे दिया वो उच्च न्यायालय को मानना होगा, और उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वो अधीनस्थ न्यायालय को मानना होगा। तो ये उसको कहते हैं एकीकृत न्याय व्यवस्था। उच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में कहते हैं, उसके निर्णय सबको मान्य होते हैं, सर्वमान्य होते हैं वो। तो इसी को एकीकृत न्यायिक व्यवस्था कहते हैं। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था क्या है? इसका मतलब यही है कि ऊपरी अदालत के निर्णय या फैसले सबको मान्य होते हैं। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह उसे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अपील करना। अपील हमेशा नीचे की अदालत से ऊपर की अदालत में की जाती है, और ऊपरी अदालत जो फैसला देती है वो निचली अदालत को मानना होता है। ठीक है, तो ये अपील की व्यवस्था है, और इसी से जो है एकीकरण को हम समझ सकते हैं कि अपील निचली अदालत से ऊपरी अदालत में की गई और उसने जो फैसला दिया वो माना गया। तो एक फैसला तो एक का ही हुआ ना, तो ये है एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। ठीक है, तो प्रश्न बनेगा इसका भी, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था क्या है, ये वाला भी प्रश्न बनेगा, और अपील करना किसको कहते हैं ये भी प्रश्न बनेगा। ठीक है, आगे देखो। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। ये राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है, जो निचली अदालत में से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। देखो, उदाहरण अपील की व्यवस्था क्या होती है, कैसे निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक अपील की जाती है और कैसे उसके फैसले माने जाते हैं, उसके लिए एक उदाहरण देकर हमें जो है यहाँ समझाया गया है। दिल्ली प्रशासन का मामला है, दिल्ली का मामला है। तो देखो, दिल्ली में जो है लक्ष्मण कुमार नामक एक लड़का था, उसने जो है 20 वर्षीय सुधा नामक लड़की से विवाह किया 1980, फरवरी 1980 में। उदाहरण है ये कि कैसे अपील की जाती है, कैसे हम एकीकृत न्यायिक व्यवस्था को समझते हैं। तो देखो, 1980 की फरवरी महीने में लक्ष्मण नामक लड़के ने सुधा नामक लड़की से विवाह किया। कहाँ के थे दोनों? दिल्ली के। और वे दिल्ली के एक फ्लैट में रहते थे, जहाँ पर जो है लक्ष्मण के भाई और उसके माता पिता, परिवार, ये लोग भी रहते थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा के अस्पताल में मौत हो गई और वो वहाँ पर जली हुई पाई, जल गई थी, इस कारण उसकी अस्पताल में मौत हो गई। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर करा दिया, सुधा के पियर वालों ने, कि हमारी बेटी को जला दिया गया है। जब निचली अदालत के सामने ये मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों ने भी बयान दे दिया, गवाह दे दिए 4 पड़ोसी भी, कि भाई हाँ, 1 दिसंबर की रात को हमने सुधा की चीख सुनी, और तो हम सुधा के घर गए, हमने जो है ज़बरदस्ती लक्ष्मण के घर का दरवाज़ा खुलवाया तो सुधा की साड़ी में आग लग रही थी और ये जो है जल रही थी, तो हमने बोरे कंबल डालकर इसको बुझाया। ये किसने कह दिया? 4 पड़ोसियों ने। ठीक है, बुझाई सुधा ने भी बताया, पड़ोसियों ने गवाह दे दी कि भाई हाँ, हमने देखा इसको जलते हुए। और सुधा ने भी जो है मरते मरते बयान दिए कि उसकी सास शकुंतला ने तो उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का और उसके पति लक्ष्मण कुमार ने जो है उसके आग लगाई। ऐसा बयान देकर सुधा भी मर गई।
मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे और उनकी मांग थी कि बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। एक पड़ोसी ने भी गवाह दे दी कि यहाँ सुधा के ससुराल वाले ऐसी मांग करते थे और सुधा के पियर वालों ने, घर वालों ने भी यह आरोप लगा दिया कि उसको जो है ऐसे परेशान किया जाता था कि बच्चा, तुझे दहेज नहीं दिया गया, शादी के टाइम तुझे दहेज नहीं दिया है, तो जब बच्चा होगा तब तो एक बड़ी रकम यानी पैसे, स्कूटर, फ्रिज, ये सब तेरे घर वालों से जो है तुझे लाना होगा। इस तरह से दहेज प्रथा का आरोप उस पर लगा दिया अपने बचाव में। अब ये तो उनके खिलाफ था। न्यायालय में जाते तो हमेशा दो पक्ष होते हैं, एक तो कौन, सुधा के घर वाले जिन्होंने मामला दर्ज करवाया यानी केस कराया अधीनस्थ न्यायालय में, और दूसरा पक्ष कौन सा, सुधा के ससुराल वाले। एक पक्ष सुधा के पियर वाले और दूसरा पक्ष सुधा के ससुराल वाले। तो अब केस चल गया। अब देखो क्या होता है। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी माँ ने कहा, अब उनसे पूछा गया न्यायालय में लक्ष्मण और उसकी माँ को, तो उसने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी तब उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण कुमार और उसकी मां शकुंतला को और उसके जेठ भाई के साथ रहता था ना, सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को भी दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुना दी। किसने? अधीनस्थ न्यायालय ने, निचली अदालत ने, जिला अदालत ने। ठीक है। अब देखो 1983 के नवंबर महीने अब तीनों को सजा हो गई, जेल में डाल दिया गया। अब 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। ये 1980 के 1 दिसंबर 2 दिसंबर 80 की बात है। मुकदमा चला होगा 81 में, उनको जेल हो गई, जेल में डाल दिया गया, मौत की सजा सुना दी गई। तब 1983 के नवंबर में इन तीनों आरोपियों ने, तीनों आरोपी कौन, सुधा का पति लक्ष्मण कुमार, सुधा की सास शकुंतला और सुधा का जेठ सुभाष चंद्र, तीनों को निचली अदालत यानी अधीनस्थ न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई थी। अब जो है 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। देखो फैसला अदालत सुनाती है तो यही होता है कि एक पक्ष उससे संतुष्ट होता है और दूसरा पक्ष संतुष्ट नहीं होता है। तो मौत की सजा सुना दी तो सुधा के पियर वाले तो संतुष्ट हो गए, ससुराल वाले जिनको मौत की सजा सुनाई वो संतुष्ट नहीं हुए। तो उन्होंने उस मामले की अपील 1983 नवंबर 1983 में उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। यानी वो केस अब अधीनस्थ न्यायालय से कहाँ चला गया, उच्च न्यायालय में। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी, वे मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। अब ये उच्च न्यायालय का फैसला। अधीनस्थ न्यायालय ने तो मौत की सजा सुना दी थी तीनों को। अपील जब उच्च न्यायालय में कर दी गई तो उच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया। सारी बातें सुनकर, वकीलों की दलीलें सुनकर, एक दूसरे वकील बात बताते हैं वो सुनकर उच्च न्यायालय ने उसका उल्टा ही फैसला दे दिया कि नहीं, सुधा को किसी ने नहीं जलाया, ये तो गैस, वो केरोसिन वाले ये स्टोव पर जो है दूध गर्म कर रही थी, तो मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से दूध गर्म कर रही थी तो अचानक जल गई, इसके साथ एक दुर्घटना हुई है, बाकी जलाया किसी ने भी नहीं। ऐसा कह के तीनों को छोड़ दिया। किसने? उच्च न्यायालय ने। उच्च न्यायालय ने, ठीक है, ध्यान रखना, उल्टा ही फैसला हो गया। अधीनस्थ न्यायालय ने तो फैसला क्या सुना दिया, मौत की सजा दी थी। उस समय तो कौन असंतुष्ट था? सुधा के ससुराल वाले, जिसने फैसला मौत की सजा सुनाई। अब कौन असंतुष्ट हो गए? उसके पियर वाले, कि उनकी बेटी के हत्यारे थे वो मारने वाले, और उनको बरी कर दिया। बरी करने का मतलब छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, ऐसा कर दिया उच्च न्यायालय ने। तो अब पियर वाले जो है संतुष्ट नहीं थे फैसले से। अब क्या होता है देखो, ऐसा एक उदाहरण आपने कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र, एक निबंधात्मक था, चित्रात्मक निबंध। उसमें महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए मांग की थी और महिलाओं के लिए जो है घरेलू हिंसा अधिनियम कानून पारित हुआ था। ये हमने 7th क्लास में पढ़ा है। तो देखो आगे, 1980 के दशक भर में महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। उन्हें इस बात का दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही है। उच्च न्यायालय के उपयुक्त फैसले में ऐसी जागरूक महिलाओं को काफ़ी परेशान कर दिया।
अब ऐसा फैसला दिया ना, तो महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जो है और दहेज हत्याओं के लिए इनके खिलाफ आवाज़ उठा रही थी, आंदोलन कर रही थी। तो एक मामला और आ गया उनके सामने कि इस तरह से अधीनस्थ न्यायालय ने जिन दोषियों को मौत की सज़ा सुनाई, उन दोषियों को उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया। तो वो उनके उसके लिए जो आंदोलन करने लगी, काफ़ी परेशान हो गई। कौन? महिला संगठन की जो नेता थी, महिलाएं थी वो। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी। अब फैसला कहाँ चला गया? ये पक्ष संतुष्ट नहीं था, महिलाएं भी संतुष्ट नहीं थी ऐसे फैसले से। तो उन्होंने धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था कि उन तीनों आरोपियों को बरी कर दिया, जो सुधा के जलने पर उनको अधीनस्थ न्यायालय ने मौत की सजा दी थी। तो अब वो केस उच्च न्यायालय से अपील कर दी गई सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, यह अंडरलाइन कर लो। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। ये अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से थी। अब किसी पक्ष ने नहीं की, न सुधा के ससुराल वालों ने अपील की, न पियर वालों ने अपील की। ये मामला महिला संगठन के पास चला गया और महिला संगठन इससे असंतुष्ट थी और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की और ये अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई। महिलाओं का संगठन है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये संगठन बना हुआ है इंडिया में। वीमन यानी महिलाएं होती है ना। अब देखो वो सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है। अब 1983 में उच्च न्यायालय ने उनको बरी किया था। अब 1985 आ गया। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी माँ व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। अब 1985 में जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने उन पर जो है वकीलों के तर्क सुने और फैसला दिया सर्वोच्च न्यायालय ने कि लक्ष्मण और उसकी माँ को तो दोषी पाया गया, लेकिन सुभाष जो सुधा का जेठ था उसको सर्वोच्च न्यायालय ने बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। यही बात सत्य थी कि उसकी सास शकुंतला और उसके पति लक्ष्मण ने ही सुधा को जलाया था। सुभाष चंद्र का उसमें कोई रोल नहीं था। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और शकुंतला जो उसकी सास थी उनको दोषी बताया और सुभाष चंद्र को छोड़ दिया। ये मामला अलग हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी, लक्ष्मण को और उसकी माँ शकुंतला को उम्र कैद की सज़ा सुना दी सर्वोच्च न्यायालय में। तो इस तरह से अपील जो है एक निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक जाती है। अब जो सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो सज़ा सुनाई ये सर्वमान्य होगी। ये अब आखिरी सज़ा, दोनों को उम्र कैद हो गई। अब ये नहीं कि वापस निचली अदालत में आ जाए, यहाँ नहीं आ सकते। ये तो विशेष मामलों में फिर मामला कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। ये बहुत कम चांस होते हैं। तो इस तरह से ये एक उदाहरण देकर बताया गया है कि अपील कैसे की जाती है। ठीक है, अब इसका ये प्रश्न बनेगा आपके, ये प्रश्न आपको करना है। उपयुक्त मामले को पढ़ने के बाद 2 वाक्यों में लिखिए कि अपील की व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। तो अपील की व्यवस्था क्या है? निचली अदालत से ऊपरी अदालत में जाना। ठीक है, ये देखो नामची दक्षिण सिक्किम में जिला अदालत है, ये अलग अलग राज्यों की। ये देखो विविध व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी है, ये देख लो। विविध व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं, जैसे ये एक मामला था दहेज हत्या का। ये मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। ये आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। ये जो दहेज वाला मामला है ये किस प्रकार का कानून है? फौजदारी कानून। ये विविध व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी है? विविध व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं फौजदारी कानून और दीवानी कानून है। तो ये दहेज जैसा मामला, समाज के विरुद्ध जो आपराधिक मामले होते हैं वो फौजदारी में आते हैं। ये ध्यान रखोगे आप। समाज के विरुद्ध जो अपराध की श्रेणी में जो मामले होते हैं वो कौन से कानून में आते हैं? फौजदारी में। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे एक तालिका दी गई है। ठीक है, ये है विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी है। विधि व्यवस्था की 2 शाखाएं हैं, फौजदारी कानून और दीवानी कानून। उसमें हमें समझना होगा कि समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में जो मामले होते हैं वो फौजदारी होते हैं
और धन पैसे से इनसे संबंधित जमीन जायदाद से संबंधित जो मामले होते हैं वो दीवानी होते हैं। इनको इस ताल्लुका से समझेंगे अपन। फौजदारी दीवानी आप याद रखोगे। देखो फौजदारी कानून क्या होते हैं, दीवानी कानून क्या होते हैं। ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित होते हैं। फौजदारी कानून पढ़ रही हूँ। ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित होते हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरतों को तंग करना, हत्या आदि। इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना प्राथमिकी FIR, FIR का पूरा नाम है ये, प्रथम सूचना प्राथमिकी, ठीक है। फर्स्ट इन्फॉर्मेंस रिपोर्ट, FIR का इंग्लिश में क्या है, फर्स्ट इन्फॉर्मेंस रिपोर्ट, और हिंदी में प्रथम सूचना प्राथमिकी। ये भी पूछा जा सकता है FIR का पूरा नाम क्या है। तो ऐसे मामलों में पहले FIR दर्ज कराई जाती है, इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल पेश करती है। कौन? पुलिस। कोई भी अपराध हो जाता है इस तरह का, मान लो आपके घर में चोरी हो गई, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपके क्षेत्र के पुलिस थाने में जाकर FIR दर्ज करानी होगी। FIR यानी प्रथम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना प्राथमिकी। FIR होगी तो पुलिस वाले आपके घर आएंगे और उसकी जांच पड़ताल करेंगे, और उसके बाद कौन अपराधी है उसको जो है उसके लिए जो है अदालत में फाइल पेश करेंगे। उसके मामले की जांच पड़ताल की फाइल पेश करेंगे, और जो इस पे शंका होगी या जो भी है वो उसमें लिख लेंगे, और फिर अदालत में जाएंगे। अदालत में पेश करने के बाद उन लोगों को अदालत में बुलाया जाएगा और वहाँ पर जो है दोषी ठहराया जाएगा। इस तरह होता है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। अब कैसा मामला है, क्या है, मान लो चोरी हो गई, उसमें पता चल गया कि चोर कौन है, तो उसको जेल भी भेजा जा सकता है अदालत द्वारा, और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। या फिर दोनों हो जाता है कि जेल भी भेज दिया और जुर्माना भी लगा दिया, या एक भी हो सकता है। जितना उसका अपराध होता है वैसी उसको सजा दी जाती है। तो ये हो गया आपके फौजदारी कानून में। ये FIR का पूरा नाम याद रखोगे आप, ठीक है। अब दीवानी कानून देखो। इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। इसका संबंध किससे है? वो समाज विरुद्ध है, और ये व्यक्ति विशेष के अधिकारों की अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद दीवानी कानून में आते हैं। प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। इनसे जो भी प्रभावित है, मान लो ये बिक्री से संबंधित आपको किसी ने जो है ज़्यादा पैसे लेकर ख़राब क्वालिटी की चीज़ देती, या ख़रीदारी में अगर कुछ ऐसा हुआ हो, किराया, तलाक, भूमि विवाद, ये सब दीवानी में आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी पक्ष प्रभावित है, प्रताड़ित है, जिसको नुकसान हुआ है, उसकी ओर से याचिका दायर की जाती है। भाई जो दुखी हुआ है, जो उससे मान लो मकान मालिक किराएदार को परेशान कर रहा है, या किराएदार ऐसा है जो रह रहा है मकान मालिक को किराया नहीं दे रहा है, ऐसे कई मामले होते हैं। जो पीड़ित पक्ष है वो दायर करते हैं, याचिका दायर करता है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। मकान मालिक परेशान है तो वो कर सकता है, पीड़ित कौन है वही करेगा। अब देखो इसमें दीवानी कानून में अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत ये आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। जैसे भी अदालत को लगता है वैसे अदालत फैसला देती है, ठीक है। यह है फौजदारी। अपन ने समझ लिया फौजदारी और दीवानी कानून में कौन कौन से मामले आते हैं और अदालत किस प्रकार फैसला देती है। ये हो गया फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में। आप जो समझते हैं उसके आधार पर इस तालिका को भरिए। जैसे कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों को हर रोज़ परेशान करते हैं, तो ये कौन सी कानून की शाखा होगी? फौजदारी। समाज के विरुद्ध है ये मामला, तो फौजदारी, यहाँ आपको फौजदारी लिखना है, ठीक है। फौजदारी, जो समाज के विरुद्ध केस होते हैं वो फौजदारी में। किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह मकान मालिक के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करता है, ये कौन सा है? दीवानी। अभी पढ़ा अपन ने, ठीक है। इस तरह से अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। अब इसके लिए क्या किया जाता है? FIR भी दर्ज करा सकते हैं जो लड़के उनको परेशान कर रहे हैं उनके विरुद्ध, और फिर उन पर केस भी चलेगा। और इसमें भी जो है याचिका दायर की जाती है न्यायालय में, और फिर न्यायालय का जो फैसला होता है वो मानना पड़ता है। तो इस तरह से ये आप किताब में भर लेना।
ठीक है। और उदाहरण की तरफ से एकीकृत न्याय व्यवस्था क्या है हमारी, और अपील करना क्या होता है, और कितने स्तर पर जो है ये है अपने फौजदारी और दीवानी, है ना। विभिन्न शाखाएं, विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं, दो दीवानी कानून, फौजदारी कानून और दीवानी कानून। फौजदारी कानून में कौन कौन से मामले आते हैं, ये चोरी डकैती वाले, और दीवानी में कौन कौन से आते हैं, कैसे इनके लिए क्या किया जाता है, ये सब। ठीक है। अब होमवर्क भी दूंगी मैं आज।